खेरसौन में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन की रॉकेट स्ट्राइक हुई है और एमआर्स रॉकेट लॉन्चर से ये ताबड़तोड़ हमला हुआ है। स्कादोवस्क सिटी में शेलिंग से भारी तबाही हुई है। हमले में 11 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। ये जानकारी आपको बता दें, खेरसौन ने गवर्नर ने दी है यहाँ पर जानकारी हमले की, जिसको लेकर लगातार फैक्ट सामने आ रहे हैं। और इस बीच बीते 100 घंटों से क्रीमिया लगातार धधक रहा है। अब भी यूक्रेन के हमले जारी हैं, मगर इसी बीच रूसी प्रेसिडेंट पुतिन मॉस्को पहुंचे हैं और इसी के साथ ही यूक्रेन की तबाही के पहले चरण का आगाज हो गया है। बीती रात भीषण तरीके से क्रीमिया ने, जानकारी मिल रही है, बहुत ही भीषण तरीके से पुतिन ने क्रीमिया हमले का प्रतिशोध लिया है। ब्लैक सी से सटे दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा रीजन को बारूद से पाट दिया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, कामिकाजी ड्रोन, यकीन मानिए ओडेसा के कोने कोने को बारूद से दलाने के लिए पुतिन ने हर विनाशक हथियार का इस्तेमाल किया है। मगर आज यूक्रेन प्रलय की रात है। आज ओडेसा समेत पूरे ब्लैक सी में महाविध्वंस की तैयारी है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दो दिन के चीन दौरे को पूरा कर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बीती रात मॉस्को में कदम रखा और इसी के साथ क्रीमिया प्रतिशोध की पहली किश्त का आगाज हो गया। पिछले 100 घंटे से क्रीमिया पर जारी हमले का इंतकाम बेहद ही विध्वंसक अंदाज में लिया गया। रूसी ब्रिगेड ने जबरदस्त बारूदी कोहरा मचाया और इसका अंदाजा आप यूक्रेन से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया, वो भी घातक मिसाइलों के जरिए। दरअसल चीन से लौटे पुतिन ने क्रेमलिन पहुंचने के साथ ही ओडेसा पर भीषण बमबारी का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या, रूसी ब्रिगेड ने ओडेसा रीजन पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रूसी डिफेंस ने ब्लैक सी से ओडेसा पर क्रूज मिसाइलें भी दागी। इसके अलावा रूस ने ओडेसा के पोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक भी की। रूस ने ज्यादातर हमले ओडेसा में मौजूद हथियार डिपो पर किए। ओडेसा के एनर्जी सेक्टर और पोर्ट भी रूस ने ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई। ये बात शीशे की तरह साफ थी कि पुतिन बिना बदला लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने उस वक्त क्रीमिया को दहलाया जब पुतिन चीन दौरे पर निकलने वाले थे। यूक्रेन ने उस वक्त क्रीमिया में तबाही मचाई जब पुतिन चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलने वाले थे।
लिहाजा पुतिन ने भी चीन दौरा खत्म करने के साथ ही यूक्रेन के ओडेसा रीजन को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से पाट दिया। ओडेसा के कोने कोने में भीषण विनाश किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। सेवास्तोपोल से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर बीती रात रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। ओडेसा ओब्लास्ट पर रूसी सेना ने क्रीमिया फ्रंट से करीब 17 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वहीं ब्लैक सी में मौजूद रूसी युद्धपोतों ने ओडेसा रीजन पर करीब 23 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक के चलते ओडेसा में मौजूद नेटो का एक हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। इतना ही नहीं, रूस के आसमानी हमलों में यूक्रेन के करीब 3 डिफेंस सिस्टम भी ओडेसा में ध्वस्त कर दिए गए और इनके अलावा काला सागर में रूसी युद्धपोतों ने यूक्रेनी नौसेना के 6 नेवल ड्रोन्स को भी जलाकर राख कर दिया। कहीं नेटो का हथियार डिपो राख हुआ तो कहीं यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस किया गया। इतना ही नहीं, रूसी स्ट्राइक में ओडेसा के पोर्ट तो तबाह हुए ही हैं, इसके साथ साथ सिविलियन इंफ्रा यानी बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग मॉल, बाजार, मार्केट भी रूस के बारूदी प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। लेकिन यह तो ओडेसा में तबाही का पहला चरण है। आशंका जताई जा रही है कि आज रात ओडेसा पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया जाएगा। हमले और विनाश का दायरा और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीती रात रूस ने ओडेसा में मौजूद यूक्रेन के सुरक्षा कवच यानी डिफेंस सिस्टम को पहले ही तबाह कर दिया। ऐसे में अब रूसी मिसाइलों और ड्रोन को रोकना यूक्रेनी सेना के लिए नामुमकिन है। मतलब ये कि ओडेसा में महाविनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। ओडेसा को राख करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, विस्फोटक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ रूस ओडेसा को दहला रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन क्रीमिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की। एक साथ सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी ड्रोन्स ने क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। मसलन बेलबेक रूसी वायुसेना का ऑयल डिपो जलकर राख हुआ। 50,000 क्यूबिक टन के तेल गोदाम को जलाया। नोवरोसिस्क रूस के पावर स्टेशन को यूक्रेन ने नेस्तनाबूद किया। 26,000 रूसी नागरिक अंधेरे में रहने को मजबूर। जनकोई रूसी वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। हैंगर में खड़े कई रूसी लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए। क्रास्नोदर ड्रोन स्ट्राइक में तुआब से ऑयल रिफाइनरी जलकर राख। 2,40,000 बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन ठप।
यानी यूक्रेन भी क्रीमिया पेनिनसुला को दहलाने से चूक नहीं रहा। जैसे ही यूक्रेनी सेना को मौका मिल रहा है, ताबड़तोड़ अंदाज में क्रीमिया के इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन तो इंटरसेप्ट करके मार गिराए। बावजूद इसके सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया में बारूदी भूचाल आया। यूक्रेन के इसी आक्रामक अंदाज से पुतिन भड़के हुए हैं और अब रूस ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका तक के संहार की चेतावनी दी है। ब्लैक सी में तैनात नेटो के जंगी बेड़ों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। मतलब ये कि क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन अब महाजंग छेड़ने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा कि पुतिन के इन तेवरों से नेटो सहम जाता है, यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक कब होता है, या फिर रूस वर्सेस नेटो में महायुद्ध का आगाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर एरिया में रूसी ब्रिगेड का विध्वंसक अटैक हुआ है। होवित्जर से यूक्रेनी सैनिकों पर दागे गए हैं मोर्टार। बारबोवो में यूक्रेन की कमांड पोस्ट तबाह हुई है और रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो जारी किया है। चीन के दौरे से वापस आते ही पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो गया है। नेटो ने 4 ऐसे निर्णय लिए हैं जो परमाणु प्रलय की सबसे बड़ी वजह बनने जा रहे हैं। नेटो पर बढ़ के पुतिन ने न सिर्फ मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है, बल्कि 5 देशों की सीमा पर बफर जोन बनाने की घोषणा कर दी है। पुतिन के इसी ऐलान के बाद रूसी सेना का टारगेट सेट हो गया है। रूस के टारगेट पर सबसे पहले फिनलैंड और पोलैंड है। युद्ध की जो आग यूक्रेन में लगी है वो अब नेटो को जला सकती है। ये जंगी ज्वाला 5 और देशों को अपनी जद में ले सकती है। चीन के दौरे से लौटने के साथ ही पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो चुका है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी फौज ने रूस से सटे नेटो देशों को अपने टारगेट पर ले लिया है। सबसे पहले रूस नेटो देशों से लगती सीमा पर बफर जोन बनाएगा। इसके बाद फिनलैंड और पोलैंड पर आक्रमण करने की रणनीति है। नाटो और यूक्रेन ने अब तक जो कुछ किया उससे क्रेमलिन क्रोध से भर चुका है। नेटो ने एक साथ ऐसे 4 फैसले कर दिए हैं जिससे पुतिन बहुत भड़के हुए हैं। नेटो ने ऐसा क्या किया जिससे पुतिन ने यूरोप विनाश का बटन दबा दिया? सबसे पहले इससे समझिए, यूक्रेन में नेटो ने अपनी सेना को ट्रेनर बनाकर भेजने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि वो रूसी धरती पर हमले के लिए टारगेट तय करे। इतना ही नहीं, नेटो रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दे रहा है।
अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने यूक्रेन को इस बात की छूट दे दी है कि वो नेटो के हथियारों से रूस पर हमले कर सकता है। नेटो की इसी छूट का परिणाम है कि यूक्रेनी फोर्स पिछले 5 दिनों से रूसी धरती पर जबरदस्त विस्फोट कर रही है। इस बार यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिलिट्री एकेडमी पर धमाका कर दिया। ये तस्वीर हमले के बाद की है। यूक्रेनी विस्फोट के बाद रूसी मिलिट्री एकेडमी जल गई। यूक्रेन ने सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में ही नहीं बल्कि बेलगरोद में भी ड्रोन हमले किए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। नेटो के इन्हीं 4 फैसलों के बाद रूस ने नेटो के खिलाफ उस सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी जिसकी तैयारी क्रेमलिन ने बहुत पहले से ही कर रखी थी। पुतिन ने एक बार फिर घोषणा कर दी है कि अगर नेटो ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी तो इसके बहुत ही भयावह परिणाम होंगे। पुतिन के राइट हैंड और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन से एक कदम आगे बढ़कर नेटो को धमकी दी। मेदवेदेव ने कहा, अगर नेटो कीव को लंबी दूरी के हथियार देता है तो रूस पोलैंड तक सैनिटरी जोन बनाकर अपनी रक्षा करेगा। सैनिटरी जोन यानी कि बफर जोन। रूस इस बफर जोन को कहां बनाएगा, इस बफर जोन का मकसद क्या है, अब इसे समझने की जरूरत है। रूस उन 5 देशों की सीमा पर बफर जोन बनाने जा रहा है जिनकी सीमा या तो रूस से लगती है या फिर रूस के पास पड़ती है। बफर जोन मतलब यहाँ रूसी सेना की जबरदस्त तैनाती होगी। पहला बफर जोन रूस फिनलैंड से लगती सीमा पर बनाएगा। माना जा रहा है कि बफर जोन फिनलैंड पर त्वरित हमला करने के लिए बनाया जा रहा है। रूस दूसरा बफर जोन एस्टोनिया के बॉर्डर पर बनाएगा और तीसरा बफर जोन लातविया की सीमा पर बनाएगा। ये दोनों नेटो देश काफी समय से रूस की नजरों में चढ़े हुए हैं, इसीलिए क्रेमलिन ने इन्हें भी घेरने का फैसला किया है। चौथा बफर जोन लिथुआनिया में बनाया जाएगा। ये बफर जोन बेलारूस की तरफ से बनाया जाएगा। बेलारूस की तरफ से ही पोलैंड से लगती सीमा पर 5वां बफर जोन बनाने का प्लान है। लिथुआनिया और पोलैंड बॉर्डर पर रूस और बेलारूस की संयुक्त सेनाएं और हथियार तैनात किए जाएंगे। नेटो की खतरनाक चाल का खुलासा हुआ तो पुतिन और उनकी सेना ने अपने प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। चीन से लौटने के साथ ही पुतिन ने मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल भविष्य में नेटो देशों पर हमले के लिए किया जाएगा। क्रेमलिन और पुतिन के आक्रामक रुख को देखते हुए रूस के पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने जो कहा है उससे रूस के एटमी टारगेट का खुलासा हो गया है। सोलोव्योव ने कहा है कि न सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव बल्कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी भी रूस की जमीन है। रूसी सेना इन्हें हर हाल में लेकर रहेगी। मतलब ये कि रूस के पहले टारगेट पर पोलैंड और फिनलैंड ही है। इन दोनों देशों के बॉर्डर पर रूस बफर जोन इसीलिए बना रहा है ताकि इन दोनों नेटो देशों पर हमला करने में आसानी हो। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भी नेटो के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा दिए हैं। ज़खारोवा ने धमकी देते हुए कहा है,
मैं एक बार फिर से चेतावनी देती हूँ कि नाटो आग से खेल रहा है। नाटो अगर नहीं माना तो ये आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। जाहिर है रूस अब नेटो से आर या पार का मूड बना चुका है। अगर नेटो ने अपने कदम वापस नहीं खींचे तो पुतिन के आदेश पर रूसी सेना परमाणु महाविनाश का बटन दबा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस भले ही खार्किव को खंडहर बना रहा है, लेकिन भविष्य में ये रूस के लिए कवच बनने वाला है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को लाचार और नेटो देशों की मदद को नाकाफी बताने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। अब खार्किव पर 2 या 4 मोर्चों से हमले करने की बजाय सैनिकों को बहुत बड़े दायरे में फैला दिया है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेनी फौज किसी खास जगह पर मजबूती से पलटवार भी करे तो खार्किव में रूस के मिशन को रोका नहीं जा सकता है। 50,000 सैनिक और 70 किलोमीटर वाले इस प्लान की पूरी जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगी। इतनी दूरी की टैंक के गोले रूस की जमीन तक पहुंच न सके। इतना लंबा फासला कि MLRS के रॉकेट रूसी गांवों को छू न सके। इसी मकसद से पुतिन ने खार्किव का मिशन शुरू किया है। खार्किव पर सिर्फ बारूद नहीं बरस रहा, बल्कि एक मजबूत रणनीति के साथ रूस की सेना आगे बढ़ रही है। रणनीति ऐसी है कि यूक्रेन को हथियारों का जखीरा मिल भी जाए, फिर भी खार्किव में रूसी फौज को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। दस मई के बाद से खार्किव में बहुत कुछ बदल चुका है। जमीन के जिस हिस्से पर यूक्रेन के MLRS थे, वहां अब रूसी सैनिकों का कब्जा है। यूक्रेन खार्किव के जिन हिस्सों से टैंकों से गोले दागता था, वहां अब रूसी टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की आर्मी पिछले 8 दिनों से एक बड़े इलाके पर कब्जा जमाते हुए अब नए टारगेट की तरफ बढ़ रही है। वोल्चैंक्स को रूसी सेना ने घेर लिया है। वोल्चैंक्स में यूक्रेनी फौज से भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना ने यहां यूक्रेन के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। नेटो देशों के कई आर्मर्ड व्हीकल भी भस्म कर दिए हैं। रूस पिछले 2 हफ्ते से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा चुका है, लेकिन खार्किव को लेकर पुतिन का प्लान बिल्कुल अलग है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका खुलासा बीजिंग में पुतिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। पुतिन के मुताबिक रूस खार्किव पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसके एक बड़े इलाके पर कंट्रोल रखेगा। इस वक्त किस रणनीति से खार्किव मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं। रूस अपनी विशाल सेना का पूरा फायदा उठा रहा है। खार्किव में हमले के दायरे को 70 किलोमीटर इलाके में फैला दिया गया है। अब यूक्रेन के लिए मुश्किल है कि वो इतने बड़े इलाके में रूस के सैनिकों को कैसे रोक सकेगा। नेटो भले ही रूस को हथियार दे दे, लेकिन सैनिकों की कमी पूरी नहीं की जा सकती। अब पूरी प्लानिंग को समझ लीजिए। रूस यूक्रेन बॉर्डर की बात करें तो बेलगोरोद सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जबकि खार्किव सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यानी दोनों जगहों से एक दूसरे पर गोलाबारी मुमकिन है।
खुलासा हुआ है कि रूस खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा करने नहीं जा रहा। रूस बॉर्डर की तरफ से 200 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में अपना कंट्रोल चाहता है, यानी यूक्रेन की सेना बॉर्डर से इतनी दूर रहे कि रूस के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी न की जा सके। रूस की बमबारी से खार्किव लगातार खाली हो रहा है। खार्किव में उत्तरी बॉर्डर वाले इलाके में 9,900 लोगों ने घर छोड़ दिया है। 2,500 वोवचेंक से सुरक्षित इलाकों की तरफ चले गए हैं। ताजा बमबारी में 3,000 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तो देखा आपने, रूस ने अपनी फौज को इतनी दूरी तक फैला दिया है कि यूक्रेनी सेना पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुकाबला ना कर सके। रूस की सेना बॉर्डर के इलाकों से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। मकसद इन इलाकों को पूरी तरह से खाली कराना है। लोगों के पलायन के वक्त रूसी फौज गोलाबारी नहीं कर रही है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत जेल में सजा काट रहे कैदी सेना में शामिल हो सकते हैं। विचाराधीन कैदी भी सेना में शामिल हो सकते हैं। सेना में शामिल होने पर सजा में छूट दी जा सकती है। कैदियों को सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी दी जाएंगी। रूस भी जेल में सेना भर्ती का अभियान चला चुका है। यूक्रेन के आर्मी चीफ खुद इन दिनों खार्किव में मौजूद हैं और यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव में जिन जगहों पर रूसी सेना मौजूद है, वहां यूक्रेनी फोर्स मोर्टार से हमले कर रही है। इंटरनेशनल लीजन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के जवानों ने खार्किव में मोर्चा संभाला है और बेहद मामूली और हल्के हथियारों से रूस से मुकाबले की कोशिश हो रही है। खार्किव के साथ ही मरियांका, सुमी, चेरनिहिव, ज़ेपोरिज़िया और डोनेस्क में भी भीषण जंग चल रही है। मरियांका में यूक्रेनी सेना कामिकाज़े ड्रोन से रूसी टैंक और वाहनों को नष्ट कर रही है। यूक्रेन के सैनिक एक साथ कई ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं और फिर रूसी टैंकों का पीछा करके ये ड्रोन एंटी टैंक मिसाइलों जैसा धमाका कर रहे हैं। मरियांका के इन हमलों में रूस ने 2 IFV, 2 टैंक और 1 इन्फेंट्री वाहन गंवाया है। वोवचांस्क पर कब्जे के लिए भीषण जंग चल रही है। यहाँ कई रूसी सैनिक वोवचैंका नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर गार्ड्स यहाँ अभी भी डटे हैं और रूसी सैनिकों की कोशिश नाकाम हो रही है। खार्किव में यूक्रेन हेलीकॉप्टर से हवाई हमले कर रहा है। एक दिन पहले 4 हेलीकॉप्टर गंवाने के बावजूद यूक्रेनी वायुसेना का हौसला बरकरार है और हवाई हमलों में कामयाबी का दावा किया जा रहा है। फिलहाल उत्तरी खार्किव में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि रूस की सेना सुमी और बेलगोरोड की तरफ से खार्किव में दाखिल हो रही है। रूसी सेना और आर्टिलरी की कई टुकड़ियां बनाई गई हैं। रूस की तरफ से बैकअप फोर्स भी रवाना की गई है। जिन इलाकों पर कब्जा हुआ है, वहां सेना की चेकपोस्ट और कमांड सेंटर बनेगा। खार्किव में रूस की सेना स्थायी रूप से तैनात की जाएगी, इसलिए हर नई जीत के साथ सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खार्किव में कब्जे के साथ ही रूसी सेना उत्तर से दक्षिण खार्किव की तरफ बढ़ रही है। इन इलाकों में रूस की इन्फेंट्री को भेजा गया है। रूस की एरोस्पेस फोर्स खार्किव मिशन में रूसी सेना के लिए रास्ता बनाने का काम कर रही है। खार्किव मिशन का रूट पहले से फिक्स है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत हवा से हमले किए जा रहे हैं। खार्किव को खाली कराने के लिए बमबारी जारी है
रिहायशी इलाकों पर ग्लाइड बम से हमला हो रहा है। भयंकर धमाकों के बीच रिहायशी इलाके खंडहर बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना एबेलारिस टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ कुछ इलाकों पर कब्जा जमा चुकी है। अब बैकअप फोर्स इन इलाकों पर कब्जा बनाए रखेगी और बाकी की सेना आगे बढ़ेगी। खार्किव मिशन रूस के लिए बेहद आसान इसलिए है क्योंकि इस वक्त खार्किव में एयर डिफेंस और यूक्रेनी आर्टिलरी की भारी कमी है। यही वजह है कि रूस के सैनिकों को पलटवार का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। राफा पर संपूर्ण कब्जे का दावा शायद अधूरा रह गया क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के टैंकों को तबाह कर दिया और इसके अलावा गाजा के दूसरे इलाकों में भी आईडीएफ पर हमले तेज हो गए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती ने भी इजराइल की घेराबंदी करके ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस बीच इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया है क्योंकि न तो बंधक छुड़ाए गए ना ही युद्ध विराम हुआ, जबकि युद्ध लड़ने से लगातार नुकसान हो रहा है। अचानक से हालात बदल गए हैं। युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हमास की संपूर्ण तबाही का मंसूबा अब इजराइल के लिए मुसीबत बनता जा रहा है क्योंकि हमास का खात्मा अभी तक नहीं हुआ, जबकि इजराइल जंग में पूरी ताकत लगा चुका है। अर्थव्यवस्था के अलावा इजराइल की साख भी दांव पर लगी है। इस्लामिक मुल्कों से दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर हैं, दूसरी तरफ इजराइल में उनका विरोध शुरू हो गया है। गाजा जंग का सबसे भीषण चरण आरंभ हो चुका है क्योंकि हमास, हूती और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर ट्रिपल अटैक कर रहे हैं। रोज इजराइल का कोई ना कोई शहर दहल रहा है और रही सही कसर दूसरे ईरानी प्रॉक्सी पूरी कर रहे हैं जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा रहे हैं। ये हूती के हमले का वीडियो है जिसमें उसने लाल सागर में टास्क फोर्स के रीपर ड्रोन को रॉकेट से मार गिराया। रीपर ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत से छोड़ा गया था जिसे सटीक हमले में तबाह कर दिया गया। गाजा में हमले का बदला हमास लेकर रहेगा। हालांकि याह्या सिनवार ने राफा छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी ईरानी प्रॉक्सी को वो कमांड दे रहा है। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। खासतौर पर राफा में कब्जा करने वाली टैंक बटालियन पर हमला हो रहा है। ये उसी का वीडियो है जिसमें सुरंग से निकलकर एक हमास लड़ाका टैंक को निशाना बनाता दिख रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार 74 रॉकेट दागे और इजराइल के बॉर्डर पोस्ट पर तबाही मचाई, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। यानी 3 तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हमास दोबारा हमले करने लगा है। राफा में उसने मरकाबा टैंक को तबाह कर दिया। हमास गुरिल्ला नीति से युद्ध लड़ रहा है। उसके लड़ाके अचानक धावा बोल रहे हैं, जबकि राफा में इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास लड़ाकों को मार भगाया है। लेकिन राफा और गाजा के दूसरे हिस्सों से आ रहे इस तरह के वीडियो इजराइल के सच पर पर्दा डाल रहे हैं।
यही वजह है कि इजराइल को लगातार गाजा और लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी पर हमले करने पड़ रहे हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन खादर मेहदी को मार गिराया। वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल था। हमला एक वैन पर हुआ जिसमें खादर सवार था। इसके अलावा उत्तरी गाजा के जबालिया में एक बार फिर से आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें 7वीं ब्रिगेड को उतारा गया। उत्तरी गाजा के अलावा दक्षिणी गाजा में भी आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। टैंक कई इलाकों में जा घुसे हैं और एक एक करके हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं, जहां एयर स्ट्राइक के बाद इतनी तबाही मची है कि कई घर पूरी तरह तबाह हो गए। अभी भी आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। राफा में हमास लड़ाकों और आईडीएफ सैनिकों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। हालात इतने खौफनाक हैं कि इजराइल के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। कई इलाकों में आईडीएफ के सैनिक फंस गए हैं। गाजा में आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है। 10 दिनों में 100 से ज्यादा व्हीकल तबाह हो चुके हैं। ये दावा अल कस्साम ब्रिगेड ने किया है। यानी पिछले 32 हफ्तों की जंग में इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है, उल्टा उसे काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी पिछले कुछ वक्त से ज्यादा सक्रिय है। इसके पीछे रूस का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि रूस और ईरान ने हाथ मिला लिया है, इससे रूस और ईरान साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक्शन में है। ईरान जहां रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए कामिकाज़े ड्रोन और दूसरे हथियार दे रहा है, वहीं रूस ईरानी प्रॉक्सी को लगातार सैन्य मदद पहुंचा रहा है। इसके अलावा रूस ने मदद के लिए वैगनर लड़ाकों को भेज दिया है। वो ईरानी प्रॉक्सी को ट्रेनिंग दे रहे हैं और युद्ध को कमांड भी कर रहे हैं। अब इजराइल फंसता दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ही मोर्चा खोल दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा खाली करने को कहा है। साथ ही प्रशासन गाजा वासियों को देने की मांग की है, जबकि बेंजामिन इसके खिलाफ है। अब गैलेंट के खिलाफ पीएम की कैबिनेट में 2 गुट बन गए हैं। राइट विंगर गैलेंट को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि गैलेंट के पक्ष वाले युद्ध विराम की बात कह रहे हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू को अब 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी से, दूसरी तरफ इजराइल के भीतर विरोधियों से। और ये सब कुछ पुतिन के 5वीं बार शपथ लेने के बाद शुरू हुआ है। तो क्या इन सब के पीछे पुतिन की प्लानिंग है? ये सवाल पेंटागन को बार बार परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जिस वक्त इजराइल और अमेरिका युद्ध में फंसे हैं, जिस वक्त ये दोनों देश कई मोर्चों पर ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का सामना कर रहे हैं, उस वक्त ईरान बहुत बड़े खेल को अंजाम देने की तरफ बढ़ रहा है। रईसी और उनके वैज्ञानिक तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटे हुए हैं। ईरान के परमाणु अभियान को बहुत लेकर तेजी दिखाई जा रही है। चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। वो खुलासा जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका की मुसीबत भी कैसे बढ़ा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल और अमेरिका पर अपने प्रॉक्सी से हमले क्यों तेज करवा रहा है? ईरान खुद ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ रहा है? रईसी और उनकी सेना इजराइल और अमेरिका से अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ही क्यों युद्ध लड़ रही है? इन सवालों का जवाब पहली बार दुनिया के सामने आ गया है। ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा है। एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ऐसे में वो इस वक्त किसी बड़े युद्ध में नहीं फंसना चाहता।
ईरान अपने प्रॉक्सियों को इसलिए ही हवा दे रहा है ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा कर सके। इजराइल और अमेरिका ईरानी प्रॉक्सी हमले में उलझे हुए हैं और इसका फायदा ईरान उठा रहा है। ईरान रूस की मदद से परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। परमाणु मिसाइल बनाने का काम अंडरग्राउंड बंकर और जमीन में सैकड़ों फीट नीचे मौजूद सिटी में हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने 7 जगहों पर अंडरग्राउंड सिटी बना रखे हैं। ये अंडरग्राउंड सिटी जमीन में 1700 फीट नीचे है। इसी पाताल लोक में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। यहीं पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइलें छिपा रखी। ईरान में जो 7 अंडरग्राउंड सिटी हैं, वो कहां हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसकी प्रामाणिक जानकारी ईरान के अलावा किसी को नहीं है। लेकिन जमीन के ऊपर ईरान के 7 ऐसे एटमी सेंटर हैं जिनकी जानकारी दुनिया को है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, नतांज एनरिचमेंट प्लांट, रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जाग्रोस न्यूक्लियर हब, फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट, बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यही ईरान का परमाणु साम्राज्य है। इन्हीं 7 जगहों पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। यहीं पर रिसर्च हो रही है और अंडरग्राउंड सिटीज में उस रिसर्च पर काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान बहुत ही जल्द परमाणु परीक्षण करने वाला है। यही वजह है कि उसने अपने प्रॉक्सी से विध्वंसक हमले करवाकर इजराइल और अमेरिका को युद्ध के मोर्चे पर फंसा रखा है। ईरान के साथ रूस पूरी मजबूती से खड़ा है। रईसी जानते हैं कि एक बार परमाणु बम का परीक्षण कामयाब हो गया तो अमेरिका के पास मौजूद सभी विकल्प एक झटके में खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अमेरिका के खिलाफ पुतिन ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे अमेरिका कई मोर्चों पर घिर जाएगा। ऐसे में पुतिन के पास मौका होगा कि वो यूक्रेन पर कब्जा करके विस्तारवादी मंसूबे को आगे बढ़ाए। पुतिन ने गठबंधन में चीन, ईरान के अलावा नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया है। अमेरिका को खतरा इस बात का है कि कहीं किम जोंग उन साउथ कोरिया पर हमला न कर दे। इस पहली तस्वीर से अगर अमेरिका कांपा था तो दूसरी तस्वीर को देखकर पेंटागन घबरा गया। और इस सारे खेल के कैप्टन हैं लेस्टर पुतिन, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ 4 देशों का ऐसा गठबंधन बना लिया है जिससे आने वाले वक्त में नेटो से मुकाबला किया जा सके। रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और ये चारों अमेरिका के जानी दुश्मन हैं। यानी अब अमेरिका के दुश्मन एक साथ मिल गए हैं, जिसमें अमेरिका को अगर सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है तो वो किम जोंग उन से है। क्योंकि किम कब क्या कर जाए वो किसी को नहीं पता। एक दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी और आज उसके दावे की तस्वीरें भी आ गई। नॉर्थ कोरिया ने फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद किम जोंग ने एक फायरिंग रेंज का जायजा लिया। और फिर सीधे वॉनसोंग की फैक्ट्री जा पहुंचे, आईसीबीएम के जखीरे को देखा। ये तस्वीरें जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने जारी की, सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका को हुई और सबसे ज्यादा खुशी रूस को।
क्योंकि अगर साउथ चाइना सी में ड्रैगन अपना दबदबा कायम करना चाहता है तो पुतिन काला सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक, जबकि किम पहले ही पूर्वी सागर के कमांडर बन चुके हैं। क्योंकि इन तमाम जगहों पर अमेरिका को खदेड़ने का मंसूबा सभी का है। वैसे भी किम को पीले सागर से लेकर जापान सागर तक में अमेरिका और उसके दोस्तों को उलझाने की जिम्मेदारी मिली है। जिसमें किम कामयाब होते दिख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही मिसाइल टेस्ट किया, साउथ कोरिया भड़क गया। उसकी तरफ से कहा गया, नॉर्थ कोरिया ने कई शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्ट जापान सागर में किया है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। उसका यह कदम कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पैदा करने वाला है। यानी जो पुतिन चाहते हैं, हालात वैसे ही होते जा रहे हैं। अब अमेरिका साउथ कोरिया को बचाने के लिए कोरियाई प्रायद्वीप में फोकस करेगा। यानी युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। जबकि साउथ चाइना सी में ताइवान और फिलीपींस को बचाने के लिए उसने अपने युद्धपोत पहले ही भेज दिए। दूसरी तरफ यूरोप में यूक्रेन को उकसा रहा है, वहीं अरब में इजराइल के साथ खड़ा है। यानी अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने को तैयार है। और यही पुतिन का ब्लूप्रिंट है कि अमेरिका को उलझाकर यूरोप में अपना दबदबा कायम किया जाए, जिसमें किम पुतिन के इशारे पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।